अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव का गठबंधन एक बार फिर से टूट सकता है। पहले चरण की वोटिंग आज हो गई है, उसको लेकर के भी बात करेंगे। कुछ दिनों पहले चाचा भतीजा के बीच रिश्ते ठीक होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन शिवपाल सिंह यादव ने मंच से यह कह करके कि हम 100 सीटें मांग रहे थे, अखिलेश ने हमको एक ही सीट दिया है, सारे मामले को फिर से खटाई में डालना शुरू कर दिया। और एक बार फिर से अब यह सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या चुनाव के बीच में ही शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव को जोर का झटका धीरे से देंगे। अब देखिए, अगर इस पूरे मामले को एक पंक्ति में समेटना हो तो इतना ही कहा जाएगा कि वही है वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। क्योंकि राजनीति स्वार्थ और स्वार्थियों का अखाड़ा है। यहां नीति तर्क का कुछ महत्व तो नहीं है, लेकिन तर्क इसलिए जरूरी है क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरीके से जयंत चौधरी पर निर्भर हो रहे हैं, उसकी वजह से उनके गठबंधन में मौजूद बाकी सभी नेताओं की सांसें अटकी हुई हैं। चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो जो भाजपा छोड़ करके यहां आए हैं, चाहे इधर ओम प्रकाश राजभर हो, शिवपाल जैसे नेता जो हैं वो अपना दुख किसी को बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन बात असली यही है कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की नजदीकियां किसी को भा नहीं रही हैं, क्योंकि सभी की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और महत्वाकांक्षा के अनुरूप उनको तवज्जो नहीं मिल रही है। और इसके अलावा ममता बनर्जी का उत्तर प्रदेश आना और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से उनकी अदावत करी है, वो कहीं ना कहीं बाकी गठबंधन के नेताओं को महत्वहीन महसूस करवा रही है। तो आज चर्चा करेंगे इसी को लेकर के कि क्या अखिलेश यादव का गठबंधन अपनी परिणति तक पहुंचे उससे पहले यहां की रणनीति बदल जाएगी। और इसके अलावा चूंकि जयंत चौधरी का साथ लिया था, पहले चरण की वोटिंग आज खत्म हो गई है, तो आगे किस तरीके से ये बढ़ेंगे, इस चीज को लेकर के भी आज के जनता जंक्शन शो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन शो। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सत्ता की कुर्सी से बीते 5 सालों से दूर रह रहे अखिलेश यादव की बेकरारी जो दिल में थी, वो एक ऐसी चीज थी जिसने उन्हें शिवपाल सिंह यादव के साथ गठबंधन बनाने के लिए मजबूर किया। लेकिन बाद में शिवपाल सिंह यादव को बराबर इज्जत और टिकट नहीं मिला। बात निकल करके आई कि पहले 100 सीटों पर बात चल रही थी, उसके बाद 65, फिर 45, फिर 35, और नतीजा जो निकल करके आया उसमें प्रसपा को यानी शिवपाल सिंह यादव की पार्टी को सिर्फ एक सीट मिली, वो भी शिवपाल सिंह यादव की अपनी। शिवपाल सिंह यादव ने सपने में भी कभी यह नहीं सोचा था कि जिस पार्टी को उन्होंने खुद मुलायम सिंह यादव के साथ मिल करके बनाया है, जगह जगह जाकर के चंदा इकट्ठा कर करके रैलियां करी है, उसके साथ गठबंधन करना पड़ेगा। और गठबंधन करना भी पड़ा तो इतनी बेइज्जती होगी कि महज एक सीट मिलेगी, वो भी सिर्फ अपनी। इतना तो वो निर्दलीय रह करके भी कर सकते थे और जसवंत नगर से जीत भी जाते, लेकिन अब दर्द शिवपाल यादव का बाहर निकल रहा है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने रिश्तों में आई खटास को दूर करते हुए विधानसभा चुनाव से पहले अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को गठबंधन में शामिल तो कर लिया, लेकिन दिल से कभी नहीं स्वीकार कर पाई। इसीलिए हम इस पर बात कर रहे हैं कि सत्ता की खातिर दोनों के बीच हुआ समझौता कितना टिकाऊ साबित होगा। इसको लेकर के संशय के बादल मंडरा रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव एक फैक्टर है, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिन पर अखिलेश यादव को विचार करने की जरूरत पड़ सकती है। आने वाले दिनों में क्रमवार ढंग से उन पर बात करते हैं और आखिर में समझेंगे कि आज वोटिंग का क्या कुछ लिहाज रहा। सबसे पहले है जयंत चौधरी। जयंत चौधरी की पार्टी और परिवार का इतिहास रहा है कि वो हमेशा से सत्ता के सहचर रहे हैं और इसी चक्कर में कई बार गलतियां भी कर चुके हैं, नहीं तो राष्ट्रीय लोकदल की यह दुर्दशा नहीं हुई होती। जयंत चौधरी पहले भाजपा के साथ थे, अब सपा के साथ हैं। जोर देकर के उन्होंने कहा है कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति है। हमने यहां चौधरी अजीत सिंह तक को पलटते देखा है, हमने यहां बसपा भाजपा का गठबंधन देखा है। हाल ही में हमने स्वामी प्रसाद मौर्य को भाजपा छोड़ करके सपा आते देखा है, जो चंद रोज पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे और सपाइयों को आतंकवादी बता रहे थे। यानी यहां कुछ भी संभव है। हालांकि जयंत चौधरी के इस तेवर जो बदले हुए नजर आ रहे हैं, उससे उम्मीद तो बहुत कम है कि वो पलटेंगे, लेकिन उनकी वजह से इस गठबंधन में जो असुरक्षित लोग हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव खुल करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जो पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश के नेता हैं अखिलेश यादव, उनका नेतृत्व तो क्या, अखिलेश यादव उनकी सलाह तक लेना नहीं पसंद करेंगे। इसकी वजह है क्योंकि उनका जो पार्टी का अस्तित्व है वो पूर्वांचल से ही है, और अगर यहां किसी और को अपने बराबर का आसपास का दर्जा देते हैं तो ये राजनीतिक आत्महत्या के बराबर होगा। लेकिन पूर्वांचल में जो नेता इनके साथ फिलहाल नजर आ रहे हैं वो भी अपने आगे किसी को चलने देने में यकीन नहीं रखते हैं, खास करके ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता। तो जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर में क्लैश होगा, आज नहीं तो कल। इस बात का बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए। या फिर अगर एक और संभावना है कि ओम प्रकाश राजभर किस तरीके से शून्य हो सकते हैं या उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इसके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा इनको परफॉर्मेंस मिल जाए
कि पूर्वांचल में सिर्फ सपा की सीटों पर ही काम बन जाए तो आने वाले दिनों में हम इस मतभेद के चलते विभेद से बच सकते हैं और या फिर इन्हीं मतभेदों के चलते होने वाले विभेद को देख सकते हैं। आज पहले चरण की वोटिंग हुई है, इसमें कई जगहों पर खबरें अलग अलग ढंग से आई कि सपा के लोग जो है वो शिकायत कर रहे हैं कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है, ईवीएम सही से नहीं काम कर रही है, तमाम समस्याएं जो एक लिहाज से ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अब ईवीएम को ट्रेंड बना दिया गया उसकी शिकायत करना, तो ये कहा जा रहा है कि सपा के पक्ष में वोटिंग कम हुई है, इस वजह से ये लोग ऐसा कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में इस बार वोटिंग परसेंट कम है, किसका नुकसान होगा ये आंकलन वाली बात होगी, इस पर बाद में बात करेंगे। अब हम चलते हैं अपने कार्यक्रम में, जो मुद्दा है उस पर बात कर रहे हैं, वो जो दूसरा फैक्टर है जो है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर की राजनीति का रास्ता तलाशने उत्तर प्रदेश आई थी, जोर शोर से भाषण दिया, अखिलेश यादव ने उतनी ही तगड़ी आवभगत, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों की निगाहें जो है वो किसी भी सूरत में ममता बनर्जी का नाम सुनते ही टेढ़ी रहती ही हैं, वो चाहे जिस जाति से आते हों, जिस पार्टी के समर्थक हो। और जिस तरीके से ममता बनर्जी को राष्ट्रीय स्तर पर और उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित होने वाला है। आपको बताते हैं कैसे, क्योंकि पहला तो ममता बनर्जी का उत्तर प्रदेश में कोई वोट बैंक नहीं है, दूसरा अखिलेश यादव का जो वोट बैंक है उसमें भी ममता बनर्जी का समर्थन वैचारिक रूप से बहुत कम ही लोग करते हैं। हालांकि वामपंथ और समाजवाद का एक सेल्फ अंडरस्टूड इतिहास रहा है जिसमें वो एक दूसरे का साथ मौका पड़ने पर देते रहे हैं, लेकिन जमीन पर आम वोटर पंथ से दूर अलग अलग मायनों में सोचता है। भारतीय जनता पार्टी ने और ममता बनर्जी की जो एक इमेज है वो उत्तर प्रदेश में स्वीकार्य है नहीं। भले ही अखिलेश यादव के बारे में उस ममता बनर्जी की वजह से कोई खराब ख्याल ना बने, लेकिन अखिलेश यादव की वोटर के मन में ममता बनर्जी को लेकर के हल्का फुल्का एक अजीब सा ख्याल है जो धुंधला है, जो क्लियर नहीं है कि ममता बनर्जी का साथ आखिर दिया क्यों जाए। और सिर्फ अखिलेश यादव वजह काफी नहीं है कि ममता बनर्जी को अपना राष्ट्रीय स्तर पर नेता स्वीकार कर सके। हमने 2014 के चुनाव में देखा था कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी का वोट परसेंट बढ़ा हुआ था, लेकिन वहां पर प्रदेश में सरकार थी, लेकिन उसके बावजूद जब राष्ट्रीय चेहरे की बात आई तो इन्होंने नरेंद्र मोदी को चुना था। तो इस तरीके से एक डिस्कोर्स दूसरा होता है राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई नेता चुना जाता है। अब क्या ये अखिलेश यादव के लिए नुकसानदायक है? तो बिल्कुल ये अखिलेश यादव के लिए नुकसानदायक है। और इससे भी बड़ी बात है कि जो प्रदेश के छोटे छोटे नेता हैं अखिलेश यादव के समर्थन में, उनको भी इस बात से तकलीफ हो सकती है, और अगर सबसे ज्यादा तकलीफ होगी तो वो होंगे शिवपाल यादव, क्योंकि एक वक्त पर समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के बाद नंबर 2 की हैसियत शिवपाल यादव रखा करते थे, लेकिन इस तरीके से किनारे लगाए गए कि उनको पार्टी से बाहर जाना पड़ा और उसके बाद अपनी पार्टी बनाई, तमाम बयानबाजियां हुई, एक दूसरे के खिलाफ से राजनीतिक दूरियां रही, बयानबाजियां हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए चाचा भतीजा को एक साथ आना पड़ा। लेकिन अब मामला खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। जिस तरीके से यादव वोटों को इकट्ठा करने की कोशिश के तहत शिवपाल सिंह यादव से हाथ मिलाया था अखिलेश यादव ने, उनको यह नजर आ रहा है कि शिवपाल सिंह यादव कुछ ज्यादा काम हमारे लिए कर नहीं रहे हैं। इटावा में अपनी परंपरागत सीट से जसवंत नगर सीट जो है वहां से शिवपाल यादव चुनाव मैदान में है। प्रसपा इनकी अपनी पार्टी है, उससे चुनाव लड़ने का मन था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने प्रसपा से नहीं बल्कि साइकिल के चुनाव चिन्ह पर इनको मैदान में उतारा और मामला यह रहा वो भी स्वीकार होता। लेकिन उम्मीद जो कर रहे थे शिवपाल यादव कि इनको तगड़े रंग की संख्या में सीट मिलेगी, लेकिन उनके गठबंधन को सिर्फ एक सीट हिस्सेदारी में संतुष्ट होना पड़ा, जबकि उनकी पार्टी के कई उम्मीदवार चुनाव जीतने की स्थिति में थे। नतीजन प्रसपा के कई बड़े नेता जो है पदाधिकारी टाइप के लोग, वो पार्टी छोड़ करके अन्य पार्टियों में जा चुके हैं और शिवपाल के मन में ये जो टीस है वो उनके बयानों में भी कई बार झलकती है। बीते दिनों हमने शिवपाल यादव का वो बयान देखा, उन्होंने जिसमें कहा कि हमारे पास कम से कम 25 ऐसे उम्मीदवार थे जो जीतने वाले थे और जिनको टिकट मिलने का आश्वासन भी था, लेकिन अखिलेश यादव ने ऐन वक्त पर उनको टिकट दिया ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी सूची में तमाम जीतने वाले लोग थे, अगर हमारी बात मान ली होती तो इटावा सदर सीट एक उदाहरण है, उस पर कितना बढ़िया चुनाव होता, एक तरफा चुनाव होता, लेकिन जब सूची निकली तो हमको सिर्फ एक सीट पर टिकट मिला। इसके बाद शिवपाल सिंह यादव ने यह भी कहा था कि कई ऐसे जिताऊ उम्मीदवार थे जिनको टिकट में नहीं मिला और इसकी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर ली और अब उनके लिए काम कर रहे हैं और अब समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। दूरियों का आकलन कैसे किया जाता है उसका एक उदाहरण देखिए। जब करहल विधानसभा से अखिलेश यादव नामांकन करने गए थे तब भी शिवपाल सिंह यादव साथ में नहीं थे, जबकि करहल सीट पर शिवपाल सिंह यादव का तगड़ा दबदबा रहा है, मुलायम सिंह का गढ़ रहा है, फिर शिवपाल यादव ने उस विरासत को संभाला है और उस पार्टी, उस सीट को, उस इलाके को अपना गढ़ बनाने में शिवपाल सिंह यादव ने भी अपना खून पसीना लगाया है। एक वक्त पर तमाम ऐसी चीजें थी कि शिवपाल सिंह यादव वहां एक तरफा नेता माने जाते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव को वहां ले जाना भी जरूरी नहीं समझा। इसके अलावा भी एक बात है कि शिवपाल सिंह यादव अपने बेटे को टिकट दिलवाना चाहते थे, उनको भी नहीं मिला।
जिसकी वजह से शिवपाल सिंह यादव मन ही मन बेइज्जत महसूस कर रहे होंगे और आने वाले दिन में हम कुछ अच्छी या बुरी खबर सुन सकते हैं, लेकिन सपा गठबंधन स्टेबल रहेगा इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। इसके अलावा आखिर में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, चूंकि आज मतदान हुआ है तो मतदान में क्या हुआ, अभी जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं 45-50% तक की वोटिंग की बात हो रही है। अभी 3 से 4 घंटे की वोटिंग बाकी है, तो देख मतलब किस तरीके से आगे समीकरण बदलेंगे। लेकिन अभी जो चीज निकल करके आ रही है, जब हम कार्यक्रम शूट कर रहे हैं थोड़ा जल्दी, लेकिन जब आप कार्यक्रम देखेंगे तब तक हो चुका होगा, तब तक वोटिंग कंप्लीट हो चुकी होगी। लेकिन इस दरमियान जो कुछ भी हुआ है वो कहा जा रहा है कि वोटिंग जो है वो कम हुई है। इस बार मतदाताओं में उत्साह नहीं है। इसका सबसे खासा नुकसान किसको होगा? भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में उत्तर प्रदेश में यही कहा जाता है कि फ्लोटिंग वोट उसने इकट्ठा किया था। फ्लोटिंग वोट जो वो होता है जो किसी कोर पार्टी का समर्थक नहीं होता है, उसका मन होता है तो वो वोट देता है किसी को, उसका मन नहीं होता है तो नहीं जाता है वोट देने। तो ये भाजपा का नुकसान हो सकता है, क्योंकि बाकी पार्टियों के कोर वोटर हैं। भाजपा के पास उतनी बड़ी संख्या में कोर वोटर नहीं है, क्योंकि वो जाति के आधार पर उतना बड़ा समीकरण बना करके नहीं चल रहे हैं। तो अभी जो वोटिंग परसेंट है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है और कम हुआ है, इस वजह से भी समस्या हो सकती है। दो चीजों पर हमने बात करी, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है इन शॉर्ट। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव का आगाज आज शुरू हो चुका है। आज सुबह ठंड और कोहरे शीतलहर की परवाह के बगैर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर लोग अपना वोट डाल रहे हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर कहा जा रहा है लंबी कतारें लग रही हैं। कई जगहों पर लाइन 500 मीटर तक की लंबी देखी गई। कई जगहों पर मतदान के बहिष्कार की खबरें आई, कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की खबरें आई और समाजवादी पार्टी लगातार ट्वीट करके तमाम पोलिंग बूथों पर आ रही समस्याओं की शिकायत कर रही है। हमने पहले भी यही बात करा कि वोटिंग परसेंट इस बार कम हुआ है। देखने वाली बात होगी उसका नुकसान किसको होगा। उम्मीद है उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। इसके अलावा एक और खबर उत्तर प्रदेश से, लखनऊ के तिकुनिया में बीते साल अक्टूबर माह में हुई हिंसा के मामले में हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है। सेशन कोर्ट से जमानत याचिका रद्द होने के बाद आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका डाली थी। हाईकोर्ट में आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। आज उनको जमानत मिल गई है। इसके अलावा एक और खबर कोरोना से जुड़ी हुई, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और विदेश से आने वाले लोगों के लिए नई कोरोना गाइडलाइन में बड़ी राहत दी है। मंत्रालय ने अब जोखिम में आने वाले देशों की श्रेणी खत्म कर दी है, जिसका मतलब है कोरोना धीरे धीरे निपट रहा है। इसके अलावा 7 दिनों के अनिवार्य होम क्वारंटाइन से भी छूट दी गई है। कोरोना की स्थिति में सुधार के चलते मंत्रालय ने विदेश से आने वाले लोगों को यह राहत दी है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने। इसके अलावा खबर हिमाचल से, उत्तर प्रदेश से कहां से कहें तो यह हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नैनीधार पंचायत के भिराइना गांव के रहने वाले WWE के पूर्व स्टार दिलीप सिंह उर्फ द ग्रेट खली को दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाई गई है। शुरू में हमने इतनी भूमिका इसलिए बांधी ताकि बहुत सारे लोग उनको पंजाब का मानते हैं, इसलिए। खली बहुत बड़े रेसलर हैं, WWE का टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय हैं। पहले कृषि कानूनों का विरोध कर चुके हैं, केजरीवाल के साथ नजदीकियां रही, कांग्रेस के साथ नजदीकियां रही, लेकिन आखिर में ज्वाइन भारतीय जनता पार्टी करी उन्होंने। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। पूरे देश में विरोध को हवा देने वाला कर्नाटक में हिजाब बैन विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आज बताया कि कर्नाटक में क्या कुछ हो रहा है, इस संबंध में एक याचिका दायर की गई है। उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना के समक्ष उन्होंने इस पर तत्काल सुनवाई करने की मांग करी है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है ये उससे संबंधित है, पूरे देश में फैल रहा है। इस बीच परीक्षाएं 2 महीने दूर हैं, तो इस पर सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन रमन्ना ने इस बीच में कहा कि रुकिए मिस्टर सिब्बल, हाईकोर्ट का फैसला आने दीजिए, आप क्या चाहते हैं कि मामला ट्रांसफर हो जाए। कोर्ट ने कहा कि जब सिब्बल ने सुझाव दिया कि मामले को सूचीबद्ध कर दिया जाए और इस पर अभी तक कोई आदेश नहीं पारित किया जाए, तो फिर इसके बाद उच्च न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समस्या अब यह आएगी कि अगर हम इस मामले को सूचीबद्ध करते हैं तो उच्च न्यायालय इसकी सुनवाई कभी नहीं करेगा। 1-2 दिन प्रतीक्षा करिए, पहले वहां क्या होता है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा। मंगलवार को कोर्ट ने आदेश के जो आदेश दिया गया था उसके खिलाफ विरोध के मद्देनजर छात्र समुदाय और आम जनता से शांति बनाए रखने का आग्रह किया है। अभी उस पर कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जिसमें आमतौर पर हम नसीहत बताते हैं, लेकिन आज कुछ आपको शेर सुनाएंगे। शेर और कविताएं इसलिए क्योंकि आज हिंदी जगत के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक और हिंदी कविता के रॉकस्टार कुमार विश्वास का जन्मदिन है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तमाम लोगों को, जो कविता से एक दूर जनरेशन जा रही थी, उसको कविता तक वापस ले आने में आदरणीय कुमार विश्वास जी का बहुत सारा योगदान है। इनकी एक तो शेर है और एक और कविता है। पहला शेर मेरी तरफ से है जो मुझे पसंद है
कि वो शख्स काम का है, दो ऐप भी हैं उसमें, एक सर उठाना, दूजा मुंह में जबान रखना। एक शेर था। अब दूसरा मोहित जी की तरफ से एक छोटी सी कविता है जो कुमार विश्वास की है। कविता कुछ यूं है कि फिर मेरी याद आ रही होगी, फिर वो दीपक बुझा रही होगी, फिर मेरे फेसबुक पे आ करके वो खुद को बैनर बना रही होगी, अपने बेटे का चूम कर माथा मुझको टीका लगा रही होगी। ये कुमार विश्वास की कविता है जो मोहित जी की तरफ से आप सभी के लिए थी। कैसी लगी आप बताएं और कुमार विश्वास को जन्मदिन विश करें। बाकी आपकी कार्यक्रम को लेकर के क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन शो देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।